नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ लखनऊ से। यूपी एटीएस के निशाने पर नक्सलियों के मददगार। 4 जिलों में पैर जमाने की कोशिश में थे नक्सली। 3 नक्सलियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है। नक्सलियों से मिली है डायरी में कई अहम जानकारियां। तो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं कई अपराधियों के नाम भी डायरी में दर्ज है। तो नक्सलियों से डायरी मिली है जिसके जरिए कई अहम सुराग, कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कई अपराधियों के नाम भी इस डायरी में दर्ज हैं। तो यूपी एटीएस के निशाने पर नक्सलियों के मददगार 4 जिलों में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे नक्सली, और ऐसे में आखिर उनकी मदद कौन कर रहा है, अब उनकी तलाश में यूपी एटीएस जुटी हुई है। 3 नक्सलियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है और कई जानकारियां निकलवाने का प्रयास कर रही है। इस दौरान आपको बता दें, नक्सलियों के पास से एक डायरी भी मिली है जिस डायरी में कई अहम जानकारियां हैं। अपराधियों के नाम भी डायरी में दर्ज हैं। तो बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली में एटीएस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। तारा देवी, लल्लू राम और राम मूरत से एटीएस पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर है जहां यूपी एटीएस के रडार पर है नक्सलियों के मददगार कि आखिर इन नक्सलियों को मदद कौन पहुंचा रहा है। 4 जिलों में पैर जमाने में मदद कौन कर रहा है नक्सलियों की, अब उसी की जांच में यूपी एटीएस जुटी हुई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए किस तरीके से यूपी एटीएस जो है अब तलाश कर रही है, पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ नक्सली किस तरीके से पैर जमाना चाह रहे थे, उनके मददगार कौन है, अब इनकी भी तलाश है। बिल्कुल। बलिया से 5 नक्सलियों, कथित नक्सलियों की जो गिरफ्तारी होती है, जिसमें 3 हार्डकोर नक्सली जिनसे पूछताछ हो रही है, जिसमें तारा देवी शामिल है, लल्लू राम शामिल है, इसके अलावा अगर बात करें राम सूरत शामिल है। इनसे एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और एटीएस जानकारी निकलवा रही है कि आखिर उनके सहयोगी कौन कौन थे। जो अंदर खाने से खबरें आ रही है उनसे कहीं ना कहीं कई सफेद पोस्ट लोग भी इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इनसे फायदा लेने के लिए, राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए सफेद पोस्ट इनसे मुलाकात करते रहते थे। साथ ही साथ जो इनसे डायरी प्राप्त हुई है, इनका साहित्य प्राप्त हुआ, उसमें कहीं ना कहीं तमाम चीजें खुल के सामने आई। इसके अलावा बात करें जो माओवादी संगठन है सीपीआई, उसके भी तमाम जुटाई जा रही है। बात करेंगे तो पूर्वांचल 4 राज्य जो इसमें बलिया शामिल है, आजमगढ़, चंदौली और वाराणसी, यहाँ पर एटीएस हाई अलर्ट पे है और तमाम जो इनसे संबंधित लोग हैं उनकी छानबीन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एटीएस को ऐसी आशंका है कि ये लोग एक तरीके से गृह युद्ध टाइप का साजिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये लोग आपसी मनमुटाव बढ़वाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते इतनी बड़ी कार्रवाई एटीएस की गई है और कहीं ना कहीं एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली। हालांकि अभी कड़ी लंबी है, लंबी कड़ी को तोड़ना है, जोड़ना है, लेकिन शुरुआत बेहतर हुई एटीएस के द्वारा। 15 अगस्त को सभी की गिरफ्तारी हुई थी, तब से लगातार इनसे डिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ हो रही है। धीरे धीरे पन्ने खुल के सामने आ रहे हैं कि आखिर इनमें कौन कौन संलिप्त और है, क्योंकि एटीएस पिछले अगर 3 सालों में देखें, एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे खुलासे किए जो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी थी प्रदेश की शांति और अमन के लिए। इससे पहले देखा गया था एटीएस ने तमाम आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया था, उन तमाम खुलासे हुए थे, प्रदेश को दहलाने की कोशिश हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं नाकाम किया था। एक बार फिर आपसी जो है वनस्पतता होती है, आपसी मनमुटाव बढ़ाने को लेकर के माओवादी संगठन जो थे, माफ कीजिएगा, जो संगठन थे वो काम कर रहे थे, उनको लेकर के कहीं ना कहीं एटीएस ने कार्रवाई की है। एटीएस ने 5 लोग गिरफ्तारी की थी, जिसमें से 3 लोग जो हार्डकोर जो है लोग हैं, संगठन कार्यकर्ता हैं, उनसे कहीं ना कहीं पूछताछ चल रही। पूछताछ में लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासे में तमाम चीजें ऐसी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं एटीएस को हस्तगत कर रही हैं, एटीएस को चौंकाने वाली है। हालांकि अभी और लोगों का पर्दाफाश हो रहा बाकी है, तमाम और लोगों के नाम आने सामने बाकी है। एटीएस धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए एटीएस तमाम अहम पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है पूछताछ के जरिए, और वो जो डायरी मिली है उसके जरिए आगे किस तरीके से बढ़ती है कार्रवाई में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका।
बढ़ते आगे, लद्दाख में हुआ बड़ा सड़क हादसा। लद्दाख में सेना का ट्रक खाई में गिर गया है। हादसे में जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हुए हैं। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने घटना पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त किया है। तो दुखद ये हादसा हुआ है। लखनऊ से अगली खबर, लद्दाख हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। सेना के जवानों का निधन अत्यंत कष्टदायक है। वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। तो प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को शांति दे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 24 अगस्त को संभालेंगे पदभार। पदभार संभालने के दौरान कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। बड़ी अपडेट, 24 अगस्त को पदभार संभालेंगे अजय राय, जो कि हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ऐसे में 24 अगस्त को वो पदभार संभालेंगे। कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह तक प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने की तैयारी है। अध्यक्ष बनने के बाद 24 अगस्त को वह पहली बार पहुंचेंगे लखनऊ। तो 24 अगस्त को पदभार संभालेंगे अजय राय। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अध्यक्ष बनने के बाद 24 अगस्त को पहली बार लखनऊ पहुंचेंगे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 24 अगस्त को पदभार संभालेंगे। तो पदभार संभालने के दौरान कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह तक प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करने की तैयारी है। तो ये बड़ी अपडेट है, जहां कांग्रेस पार्टी ने बृजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को बड़ी कमान सौंपी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनाव से ठीक पहले। और इसी के चलते अजय राय 24 अगस्त को पदभार संभालेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 24 अगस्त को कार्यभार पदभार संभालेंगे अजय राय, और किस तरीके से तैयारी है उनके पदभार संभालने की? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस के नए निर्वाचित जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 24 तारीख को पदभार ग्रहण करेंगे। यानी कि 24 अगस्त को होगा, जिस दिन वो आकर के अपने कार्यालय में बैठेंगे और पदभार ग्रहण करेंगे। इसको लेकर के लगातार जो है संदेश भेजे जा रहे हैं, चाहे वो पूर्व नेता हो या चीफ ब्लॉक प्रमुख हो या फिर जिला अध्यक्ष हो या फिर वर्तमान में पूर्व विधायक हो, सांसद हो, सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है कि स्वागत के लिए सभी लोग पधारे। इसको लेकर के तैयारियां लगातार जोरों पे हो रही है, क्योंकि नए नए प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। पूर्वांचल की सीटें हैं वो मजबूत हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं नए प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर के पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो कोई लापरवाही नहीं करना चाहता, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता उनके स्वागत को लेकर के। इसीलिए सभी बड़े जो वरिष्ठ हैं, जो नेता हैं, उन सभी को निमंत्रण भेजा जा रहा है और लगातार उनको बुलाने की चेष्टा की जा रही है कि वो सभी लोग आगमन में उपस्थित रहेंगे। यानी कि और इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं, सितंबर के पहले सप्ताह तक कार्यकारिणी की घोषणा भी करने की तैयारी की जा रही है। यानी साथ है पदभार एक तरफ ग्रहण करेंगे, तो दूसरी तरफ जो कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई थी उसको लेकर के मंथन चल रहा है, वो भी सितंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकते हैं। इससे पहले 6 प्रांतीय अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, उनको हटा दिया गया है, यानी कि उनके पद को ही हटा दिया गया है। तो साफ है कि अब प्रदेश अध्यक्ष की हाथों में पूरी कमान होगी। उसके साथ ही साथ में वो कार्यकारिणी है जो अपनी कार्यकारिणी को पूरी तरीके से एक सप्ताह के अंदर जो है संबोधित कर देंगे। यानी कि अब सही राह पे और चयन करते हुए नजर आएंगे। जो क्षेत्र में अच्छे काम कर रहा हो उन व्यक्तियों को सामने लाने का प्रयास करेगा कांग्रेस। के साथ साथ जो पुराने नेता हैं, जो कभी के मुंह फुला करके घूम रहे थे पार्टी से और जिनको कोई पद नहीं मिला था, उन नेताओं को खुश करने की पूरी प्रयास होगी। इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जो है मंथन करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से 24 से पहले जिस जिम्मेदारी को उनको सौंपा गया है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरीके से वो करते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। संदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, राजस्व मुकदमे के निस्तारण में लखनऊ नंबर 1 संपत्ति बंटवारा, भरण पोषण जैसे मुकदमों का निस्तारण। मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा के बाद रेटिंग जारी हुई है। जनवरी से जुलाई के बीच 7 महीने में लखनऊ बना है नंबर 1।
तो 73,245 मुकदमों का निस्तारण कर पहले पायदान पर पहुंचा लखनऊ। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज, कुशीनगर में सबसे ज्यादा सुनवाई। निस्तारण में महोबा, शामली, बागपत सबसे फिसड्डी रहे हैं। कम सुनवाई और निस्तारण वाले जिलों के डीएम से जवाब मांगा गया है। तो विकास का संकल्प है, उत्तर प्रदेश अव्वल है। तो कम सुनवाई और निस्तारण वाले जिलों के डीएम से जवाब मांगा गया है। संदीप बने हुए हमारे साथ। संदीप, देखिए, एक ही उद्देश्य है इन सब के जरिए कि कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्या है उसका मौके पर निस्तारण हो, लोगों को परेशानी ना हो। और इसी के अनुरूप देखिए, अब जिस जिले में डीएम ने जो निस्तारण है वो कम हुए हैं, उसको मॉनिटरिंग भी की जाएगी, उसके अनुरूप आगे का कार्य होगा। क्या कुछ अपडेट है इस संबंध में? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है संदीप से, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन एक ही संकल्प है विकास का और इसीलिए उत्तर प्रदेश अव्वल है। निस्तारण में महोबा, शामली, बागपत सबसे फिसड्डी हैं। कम सुनवाई और निस्तारण वाले जिलों के डीएमओ से जवाब मांगा गया है। तो डीएम जवाब देंगे कि आखिर निस्तारण क्यों नहीं हुए हैं लोगों की समस्याओं के। तो संपत्ति बंटवारा, भरण पोषण जैसे मुकदमों का निस्तारण। अपडेट रहते हैं। संदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। संदीप, क्या कुछ अपडेट, देखिए किस तरीके से आगे कार्य होगा और डीएम को तलब किया गया है जहां पर निस्तारण कम हुआ है, सुनवाई कम हुई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे राजस्व के मुकदमे के निस्तारण की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ नंबर 1 बना है। इसके साथ ही साथ में लखनऊ में गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज, कुशीनगर सबसे ज्यादा राजस्व की सुनवाई करने वाले वो जिले बन चुके हैं। यानी कि साथ है कि जिस तरीके से जनवरी से जुलाई के बीच 7 महीनों में जो तहसीलों में कलेक्टेड के रिकॉर्ड थे उसमें लखनऊ नंबर 1 आया है। यानी 73,245 जो मुकदमे थे उनका निस्तारण कर नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर लिया है। यानी साथ है कि शासन में मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा के बाद ये ग्रेडिंग जारी की गई है और इसको लेकर के लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ। यानी कि साथ है कि जो जिले के डीएम है जिनका निस्तारण नहीं कर पाया है, जो जिले सबसे कम है जैसे शामली हो गया, बागपत हो गया, ये और महोबा हो गया, ये एक फिसड्डी जिले रहे हैं। इन जिलों के डीएम को तलब किया गया है। यानी कि उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर किस तरीके से उनके निस्तारण कम आ रहे हैं, आखिर कैसे किस जिले के लेकर के किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको लेकर के भी लगातार उनसे जो है रिपोर्ट मांगी जा रही है। साथ है कि जिस तरीके से लखनऊ नंबर 1 बना है, कहीं जमीनी जायदाद हो या संपत्ति बंटवारा हो या भरण पोषण जैसे बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो कलह पैदा करते हैं, उनको लेकर के अब जो है समीक्षा की गई थी। उसमें लखनऊ की नंबर 1 रैंकिंग आई है। यानी कि जो लखनऊ में 5 तहसीलें हैं, उन तहसीलों में सबसे अधिक काम हुआ है और जो डीएम लखनऊ के हैं उन्होंने ही पूरी निर्भीकता के साथ में इस काम को संज्ञान में लिया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार से जो पट्टा है, जायदाद है, ऐसे मामले हैं उनको तुरंत निस्तारित किया जाए। उसमें लखनऊ नंबर 1 बना है। जी बिल्कुल, देखिए, और लगातार उत्तर प्रदेश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कई नए संकल्पों के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका। बलिया से अब खबर घोसी उपचुनाव को लेकर मंत्री दानिश आजाद का बड़ा बयान। घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी, दानिश का ये बड़ा बयान। जहां घोसी की जीतने बीजेपी के साथ, बीजेपी से दारा सिंह चौहान है प्रत्याशी, सपा ने सुधाकर सिंह को बनाया है उम्मीदवार। तो घोसी से उपचुनाव हो रहा है घोसी में और इस दौरान बड़ी उम्मीद जताई गई है। बीजेपी से दारा सिंह चौहान प्रत्याशी हैं, सपा ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, जो घोसी का जो उपचुनाव है 5 सितंबर को और जो नामांकन जनसभा हुई दारा सिंह चौहान जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उस नामांकन जनसभा को देख के अपने आप सबने उस दिन कह दिया कि जीत दारा सिंह चौहान जी की पहले ही तय है। घोसी की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ जुड़ के वो घोसी को तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर सबको विश्वास है और घोसी का उपचुनाव ऐतिहासिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी। यार रुक एक क्षण से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन अब बिना एनओसी मिलेगा। कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी, ये बड़ी अपडेट।
घरेलू मानचित्र पर अब मिलेगा बिजली कनेक्शन। तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने आदेश जारी किया है। सभी मुख्य अभियंताओं को आदेश जारी किया गया है। विभाग आवेदक से शपथ पत्र लेकर कनेक्शन देगा। तो बिना एनओसी कनेक्शन मिलेगा। ये बड़ी अपडेट है। सभी मुख्य अभियंताओं को आदेश जारी कर दिया गया है इस संबंध में। तो विभाग आवेदक से शपथ पत्र लेकर कनेक्शन दिया जाएगा। तो ये बड़ी सुविधा, जहां कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन अब बिना एनओसी ही मिलेगा। तो कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की जरूरत अब नहीं होगी। ये बड़ी राहत। तो घरेलू मानचित्र पर अब मिलेगा बिजली कनेक्शन और इसी के अनुरूप निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने आदेश जारी किए हैं। तो विभाग आवेदक से शपथ पत्र लेकर कनेक्शन देगा। सभी मुख्य अभियंताओं को ये आदेश है। लखनऊ से अगली खबर, चारबाग से मेडिकल कॉलेज तक बनेगा फ्लाईओवर। 3 लेन का बनेगा फ्लाईओवर। शहर की बड़ी आबादी को जाम से निजात मिलेगा। तो 3700 मीटर लंबा 3 लेन का बनेगा फ्लाईओवर। 344 करोड़ का प्रस्ताव सेतु निगम ने बनाया है। तो शहर की बड़ी आबादी को जाम से निजात मिलेगी। तो शहर की बड़ी आबादी, जिससे जाम की समस्या से अब निजात मिलेगी, इसके अनुरूप ये बड़ा कदम उठाया गया है। 3700 मीटर लंबा 3 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। गाजियाबाद में आवास विकास परिषद की टीम ने वसुंधरा में अवैध निर्माण पर जमकर कार्रवाई की है। आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद के सख्त तेवर के चलते आवास विकास की टीम ने अवैध निर्माण को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की है। सबसे पहले आवास विकास के अधिकारियों ने बिल्डरों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद अवैध निर्माण को गिराया है। आवास विकास में इन दिनों एक सर्वे भी कराया जा रहा है, जिसमें बीते 10 सालों में हुए करीब 5000 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।